Assalamu alaikum. My name is Amara. I'm a clinical psychologist. I'm working at Global Special School for Child Development. Today, my topic of discussion is neurocognitive disorders. There are so many types of neurocognitive disorders, but few of them I will discuss today. So the first one is dementia. Dementia में basically क्या होता है कि जो ब्रेन के नर्व सेल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। जब ब्रेन के नर्व सेल्स अफेक्ट होते हैं उनके अफेक्ट के रिस्पॉन्स में जो आपके इश्यूज आते हैं वो डिमेंशिया में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले जो है पेशेंट दूसरों का नाम भूल जाता है कि फॉरगेटफुलनेस आ जाती है इसके बाद। और दूसरी बात ये है कि रीज़न टू मेक जजमेंट, हम किसी भी जजमेंट करना या कहीं पे भी कैसे एक्ट करना है ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट भूल जाता है कि किस तरह, और वो नहीं कर पाता। सो द सेकेंड वन इज़ अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर में क्या होता है कि पेशेंट जो है रीसेंट इवेंट्स भूल जाता है, यानी कि रिसेंटली उसकी लाइफ में जो जो इवेंट्स आए हैं, जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट में क्या खाया ये पेशेंट भूल जाएगा। इसी तरह कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, इस तरह की बातें पेशेंट भूल जाता है। फिर इसके बाद पेशेंट ये भूल जाता है कि कम्युनिकेट किस तरह करना है दूसरों के साथ और बातचीत किस तरह करनी है, एक कन्वर्सेशन कैसे डेवलप करनी है। और हर टाइम पेशेंट जो है वो कंफ्यूज रहता है और ये विद डिप्रेशन भी होता है। साथ इस अल्जाइमर डिजीज़ के साथ पेशेंट को डिप्रेशन भी होता है। तो ये था अल्जाइमर डिजीज़। सो द नेक्स्ट वन इज़ फ्रंटोटेम्पोरल लोब। इसमें क्या होता है कि पेशेंट ये भूल जाता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट किस तरह करना है, बिहेव किस तरह करना है। लैंग्वेज एंड मूवमेंट, यानी कि इससे लैंग्वेज से रिलेटेड है और मूवमेंट से। तो लैंग्वेज में बातचीत करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करने हैं, सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, पेशेंट उसमें कंफ्यूज हो जाता है और वो नहीं कर पाता। इसी तरह मूवमेंट में बॉडी के पोस्चर और मूवमेंट से, यानी कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। और ये ज़्यादातर अराउंड 60 ईयर्स ऑफ द एज में डायग्नोज होता है, या पेशेंट जैसे अगर 60 ईयर्स की एज में पहुंच गया है तो उसको ये फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पार्किंसन डिजीज़। आप लोगों ने पार्किंसन डिजीज़ के बारे में सुना ही होगा। इसका जो सिम्टम्स हैं उसमें हैंड ट्रेमर्स होते हैं, बॉडी पूरी में जर्क्स होते हैं और ट्रेमर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा हैंड ट्रेमर्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें पेशेंट को डिप्रेशन भी होता है और बिहेवियर इश्यूज भी आ जाते हैं। अब ये सारी जितने भी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं इनकी कॉजेज़ क्या हैं, ये किस वजह से होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ नर्व सेल डैमेज। अगर कोई भी आपके ब्रेन का नर्व सेल डैमेज हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होने के। सो द नेक्स्ट वन इज़ ब्रेन इंजरी। अगर आपके ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, कोई आपकी हेड इंजरी हुई है, इसकी वजह से आपको चांसेस हैं न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होने के। नेक्स्ट वन इज़ इन्फेक्शंस में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है या आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन जिसका इफेक्ट जो है ब्रेन पर पड़ा है, इसकी वजह से आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी। अल्कोहल, अगर आप कोई पर्सन जो है वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होने के। हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो वो आपकी नर्व सेल्स पे इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ डायबिटीज़। अगर आपकी डायबिटीज़ यानी कि ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल नहीं है और बहुत हाई है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो जाएगा। इसके अलावा जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर ओल्ड एज में होते हैं। और इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है मेडिकेशन होती है और सेकेंडली आपको सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।